नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीकली कंपाइलेशन के पार्ट 4 यानी कि 12 नवंबर से लेके 18 नवंबर के बीच में 10 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले हम कुछ नेशनल डेज़ के बारे में जान लेते हैं। 14 नवंबर को नेशनल डे में बाल दिवस मनाया गया, 15 नवंबर को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 16 नवंबर को राष्ट्रीय विज्ञान यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया गया। नेशनल डेज़ के बाद अगर इंटरनेशनल डेज़ की बात करें तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया, 13 नवंबर को विश्व दया दिवस मनाया गया, 14 नवंबर को विश्व मानव दिवस मनाया गया, 15 नवंबर को विश्व बाल शोषण जागरूकता दिवस मनाया गया, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया और 18 नवंबर को विश्व बाल शोषण उन्मूलन दिवस मनाया गया। आज के कोट्स ऑफ द डे में महात्मा गांधी जी का एक कोट है, सफलता की कुंजी निरंतर प्रयास में निहित है। यानी कि जैसे आप मेहनत जो है कभी कम मत करिए, मेहनत करते जाइए। आज फल नहीं मिलेगा, कल फल नहीं मिलेगा, लेकिन प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन उसका फल जो है, जो भी आप मेहनत करेंगे उसका ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि अगर पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट या तीसरे अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जो है आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी कोट के साथ आज के पहले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज़ है कि पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत प्लांट का उद्घाटन किया है। अब आत्मनिर्भर भारत प्लांट क्या है? आत्मनिर्भर भारत प्लांट जो है यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित है। कहाँ पर? यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में यह जो प्लांट है यह बनाया गया है। यह जो प्लांट है ये करेगा क्या? इस प्लांट में जो है जो उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग करके, जैसे जो एरोप्लेन होता है ना, उसके जो इंजन बनते हैं, पहले हम क्या करते थे, इसके इंजन जो है बाहर दूसरे देशों से हम मंगाते थे। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत प्लांट से क्या होगा कि जो विमानों के जो इंजन हैं वो भारत खुद अपने देश में ही बनाएगा। इस प्लांट के निर्माण में बताया ये जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक विमानों के इंजनों का यह उत्पादन करेगा। इस प्लांट से भारत को जो फॉरेन मनी होता है उसके लिए बचत होगी। जैसे अभी हम क्या करते थे, दूसरे देशों से मंगाते थे तो हम पैसा एक तरीके से भारत से बाहर भेज रहे थे। लेकिन अगर आत्मनिर्भर भारत प्लांट के अंतर्गत अगर कोई भी चीज़ बनेगी तो जो भी पैसा है वो भारत के अंदर ही रहेगा। और हम अगर इसको और अच्छे से डेवलप कर लेते हैं तो हो सकता है कि आसपास के जो देश हैं हमारे यहाँ से ही जो विमानों के जो इंजन हैं वो खरीदे जाएं। जो अभी चाइना से या यूएसए से जो खरीदते हैं, हम लोग यह ट्राई कर रहे हैं कि ये लोग जो इधर उधर जाते हैं वो भारत की तरफ मतलब एक तरीके से भारत की ओर भी देखें कि भारत भी इसका निर्माण कर रहा है। और पीएम मोदी जी का ये कहना है कि इस प्लांट से भारत के देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात आई है, ये जो प्लांट है आत्मनिर्भर भारत प्लांट जो है ये उत्तर प्रदेश में अगर स्थित है तो कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बारे में बात की जाए तो इस समय यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम योगी आदित्यनाथ जी है और जो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे इस समय 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहले उप मुख्यमंत्री का नाम केशव प्रसाद मौर्य जी है और दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम ब्रजेश पाठक जी है। क्या है? ब्रजेश पाठक जी है। और इस समय उत्तर प्रदेश की जो इस समय राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में कुल 31 सीटें हैं। अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में यहाँ पर 403 सीटें हैं और यहाँ पर विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद में यहाँ पे कुल सीटों की संख्या जो है वो 100 है। अगर उत्तर प्रदेश की बात चल रही है
तो उत्तर प्रदेश के राज्य पशु के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो दलदली हिरण है। कौन सा है? दलदली हिरण जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है इस समय वह पलाश है। क्या है? वह पलाश है। अगर राज्य पक्षी की बात की जाए तो सारस क्रेन जो है यहाँ का राज्य पक्षी है। और राजकीय नृत्य यानी कि डांस फॉर्म की बात की जाए तो कथक जो है यहाँ का राजकीय नृत्य है। और राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक का जो पेड़ है वो राज्य वृक्ष के अंतर्गत आता है। और राज्य खेल यानी कि स्पोर्ट्स की बात की जाए तो फील्ड हॉकी जो है, कौन सा? फील्ड हॉकी जो है वो यहाँ का राज्य खेल है। तो पहली न्यूज़ क्या हो गई? पहली न्यूज़ हो गई कि पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत प्लांट का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में किया है। अब आज की दूसरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरे न्यूज़ में है कि भारतीय सेना ने वसुधैव कुटुंबकम अभियान का आयोजन किया। ठीक है, अब वसुधैव कुटुंबकम अभियान का आयोजन किया क्यों किया? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये बताया जा रहा है कि यह जो कार्यक्रम है यह भारतीय सेना के सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। ये देखिए फोटो में आप देख रहे होंगे, सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। यह जो कार्यक्रम है वो समाज में एक पॉजिटिव जो कहते हैं ना मैसेज जो है वो देता है। ये जो कार्यक्रम होगा वो समाज में यूनिटी और एक तरीके से ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे को बढ़ावा भी देगा। इस कार्यक्रम में कुछ विशेष चीज़ें की गई, जैसे कि इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के लगभग 10,000 जवानों ने भाग लिया था। कितने? 10,000 जवानों ने भाग लिया था। और कुल मिलाकर लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ से लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो भारतीय सेना के द्वारा कब ये शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत 13 नवंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में कुछ और भी चीज़ शामिल थी। इस कार्यक्रम में हुआ क्या क्या? इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर लगा था, इस कार्यक्रम में शिक्षा शिविर लगा था, इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान के बारे में भी बताया गया, इस कार्यक्रम में अग्निशमन अभ्यास भी किया गया। ठीक है, तो दूसरी न्यूज़ क्या है? दूसरी न्यूज़ है कि भारतीय सेना ने वसुधैव कुटुंबकम अभियान का आयोजन किया। आज के तीसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ है आपकी कि वित्त मंत्री जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर संसदीय समिति पर प्रस्तुति जो है वो दी है। अब देखिए संसदीय समिति क्या होता है? संसदीय समिति ये होता है, जैसे सपोज करिए जो हमारे यहाँ जो देश की संसद है उस संसद में क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं। ठीक है, उस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर सब लोगों का ध्यान नहीं जाता है, तो क्या किया जाता है, जितने लोग उस संसद में जितने भी मेंबर होते हैं उन मेंबर में कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि 5 लोगों की या 6 लोगों की या 7 लोगों की, ऐसे कुछ मेंबर्स को मिला के एक कमेटी बना दी जाती है। वो कमेटी क्या करती है? उन कमेटियों का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे सपोज करिए कोई भी मैटर है, जैसे अभी जो मैटर जो हुआ था अभी कि मतलब कि वो एक तरीके से पैसा लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, उस मैटर को अगर बिल्कुल डीपली जानना है तो इन्होंने क्या किया, 5-6 सदस्यों की एक समिति बना दी और वो समिति क्या करेगी, वो समिति जो है वो उनका ये जो बिहेवियर था उनके बिहेवियर पर क्या करेगा, ये पूरी की पूरी जांच करेगा। उसी तरीके से संसदीय समिति पर कुछ संसदीय समिति ने क्वेश्चन किए थे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है वो निर्मला सीतारमण जी ने जो है आके उसका जवाब दिया। और जवाब में बताया क्या उन्होंने? जवाब में बताया है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो भविष्य की संभावनाएं हैं वो क्या क्या हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियां क्या क्या हैं वो बताया है। वर्तमान स्थिति के बारे में ये बताया है कि 2023-24 में जो एक तरीके से जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दर रही है वो 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और पिछले वर्ष मतलब 2023-24 की बात है, अगर 2022-23 की बात की जाए तो यह जो वृद्धि दर थी वो 6.8% थी। निर्मला सीतारमण जी ने यह बताया है कि हाँ, हम ऐसा सही बात है कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी वृद्धि दर जो है वो कम हुई है, लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते कि जहाँ पर पूरा विश्व जो है वो वृद्धि दर बहुत
कम रफ्तार से कर रहा है, वहाँ फिर भी जो इंडिया है वो 6.1% की वृद्धि दर से आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और भविष्य की संभावनाएं क्या बताई हैं? भविष्य की संभावनाएं यह बताई हैं कि भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या जो है मतलब एक तरीके से यूथ जो है बहुत ज़्यादा है, और उन यूथ से या उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में हमारे अर्थव्यवस्था में भी वो योगदान करेंगे और एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को आगे की ओर लेके जाएंगे। चुनौतियां क्या क्या हैं? चुनौतियां ये हैं कि ऊर्जा की एक तरीके से बहुत लागत जो है वो बढ़ गई है, मुद्रास्फीति जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और वैश्विक आर्थिक जो उतार चढ़ाव, जैसे सपोज करिए कि अभी यूक्रेन और रसिया का क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद ये हमास और इजराइल का हो गया, इससे जो आईमैक का जो प्रोजेक्ट था वो डिले हो रहा है। तो ऐसे ऐसे ये बताया जा रहा है कि हमारे सामने कई आने वाले समय में चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन हाँ, उसका हम मिलके सामना भी करेंगे। तो तीसरी न्यूज़ क्या बनी है? तीसरी न्यूज़ बनी है कि वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ की, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर संसदीय समिति पर प्रस्तुति दी है। मतलब उनके एक तरीके से क्वेश्चन का आंसर उन्होंने किया है। आज की चौथे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ क्या है कि इसरो ने EOS 06 उपग्रह और 31 अन्य उपग्रहों का किया सफल परीक्षण। यह जो परीक्षण है यह 2022 में ही किया गया था। ठीक है, अभी न्यूज़ बनी थी, इस वजह से ये न्यूज़ में फिर से आ गया है। देखिए, इसरो ने PSLV, देखो अगर आपने PSLV कहीं देखा है ना, तो PSLV का मतलब होता है, PSLV का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा। PSLV जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो ये EOS है, क्या EOS जो है, EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। और EOS जितनी भी सैटेलाइट होती हैं वो करती क्या हैं? वो करती ये हैं कि EOS सैटेलाइट जो होती हैं वो हमारे उपग्रह में 3 तरीके के ऑर्बिट एक तरीके से हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। तो ये जो EOS का जो उपग्रह होता है ना, ये लो अर्थ यानी कि LEO लो अर्थ ऑर्बिट में जाके इस मतलब एक तरीके से सैटेलाइट को वहाँ से छोड़ देता है। और वो सैटेलाइट क्या करता है? वो सैटेलाइट जो है ना वो अर्थ को ऑब्जर्व करता है, और जो चीज़ें हमें ज़रूरत की होती हैं वो चीज़ें हम उस सैटेलाइट से प्राप्त करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? प्राप्त करते रहते हैं। तो वही एक न्यूज़ बन गई है कि इसरो ने PSLV C54 क्या है? नाम, जैसे C53 भी लॉन्च हुआ, C52 भी लॉन्च हुआ, उसी तरीके से C54 भी लॉन्च हुआ है, तो इस वजह से इसका नाम है एक तरीके से। ठीक है, इन्होंने EOS 06 उपग्रह और 31 अन्य उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है। PSLV C54 रॉकेट का प्रक्षेपण जो है वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10:13 यानी कि IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर किया गया। EOS जो है एक उपग्रह जो भू उपग्रह, मैंने बताया था कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करेगा। यह उपग्रह कृषि के लिए, वानिकी के लिए, जल संसाधन के लिए और पर्यावरण निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, EOS 6 उपग्रह के बारे में आप कुछ जान लीजिए। EOS 6 उपग्रह जो है वो क्या क्या बताया जा रहा है? इसका जो वेट है वो 317 किलोग्राम है। यह जो है वो 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। यह उपग्रह जो है 120 मिनट में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। यह जो उपग्रह है वो 10 सेंटीमीटर तक की स्पष्टता के साथ पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है। तो ये इसे एक तरीके से प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि ये EOS जो 06 लॉन्च किया गया है ये करेगा क्या क्या। ठीक है, PSLV अगर C54 के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इसकी जो लेंथ है एक तरीके से बताई जा रही है कि 44.4 मीटर है। इसकी जो विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है वो 2.8 मीटर की है। इसका जो वेट है वो 1650 kg का है। और LEO का मतलब मैंने बता ही दिया है कि लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट इसका मतलब होता है। तो और अगर इसरो की बात की जाए, अगर इसरो का बात आया है तो इसरो के बारे में भी जान लीजिए कि इसरो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और बेंगलोर कहाँ पर है? बेंगलोर जो है वो कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। इस समय जो इसरो के चेयरमैन हैं उनका नाम S सोमनाथ जी है। क्या है? S सोमनाथ जी जो हैं वो इस समय यहाँ के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो चौथी न्यूज़ क्या हो गई? चौथी न्यूज़ हो गई इसरो ने EOS 06 उपग्रह और 31 अन्य उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है।
पांचवी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। पांचवी न्यूज़ है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सदस्य चुन लिए हैं। देखो, अब सदस्य के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसरो का गगनयान मिशन मतलब क्या है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए कि इसरो का जो गगनयान मिशन है ये जो है ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको बनाया है। कि किन्होंने मिलकर बनाया है? एक हमारे देश की जो DRDO है, उसके साथ मिलके HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, और इसरो, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये तीनों ने मिलकर इस एक तरीके से मिशन को बनाया है। यह मिशन करेगा क्या? यह मिशन पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 5 से 7 दिनों के लिए निम्न पृथ्वी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ठीक है। और यह जो गगनयान मिशन जो है, जैसे उधर PSLV था ना, GSLV से, किससे? GSLV Mark 3 MK3, इसको जो है GSLV MK3 को हम LVM यानी कि लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी कहते हैं। इससे ये जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इन लोगों की जो ट्रेनिंग, ये जो सदस्य चुने गए हैं, मतलब इनकी जो ट्रेनिंग है वो रसिया में होगी इनकी ट्रेनिंग। ठीक है। और 3 लोगों को और चुन लिया है। 3 लोगों को, वो 3 लोग कौन कौन से हैं इसमें नाम बताया गया है। 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। पहले जो हैं वो श्री सुधांशु शेखर जी हैं। यह एक CA यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट हैं और 2010 में ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। और भारतीय वायुसेना के कुछ इम्पॉर्टेंट जो बहुत बेहतरीन विमान हैं उन्होंने इसकी उड़ान भरी है। जैसे MiG-21 हम सबको पता है, MiG-27 ये हम सबको पता है, सुकोई Su-30 MKI इसके बारे में भी हमें पता है। इन सब की इन्होंने उड़ान भरी हुई है। दूसरे जो हैं वो श्री सुनील श्रीवास्तव जी हैं। ये एक इंजीनियर हैं। कौन से? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। 2007 में इन्होंने ये जो हैं वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। ठीक है। और इन्होंने भी कई हेलीकॉप्टरों से उड़ान भरी है जो बहुत फेमस हैं। जैसे एक चीता हेलीकॉप्टर है, इसमें भी इन्होंने ट्रैवल किया है, मतलब इसको चलाया है। चेतक जो है उसको भी चलाया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है इसको भी उन्होंने चलाया है। तीसरी जो महिला हैं उनका नाम श्रीमती ऋतु करीवाल है। ठीक है। और ये कौन है? ये पायलट हैं। कौन है? पायलट हैं। और 2008 में, कब? 2008 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी और इन्होंने MiG-21 MiG-27 विमानों पर उड़ान भरी है। तो पांचवी न्यूज़ क्या हो गई? पांचवी न्यूज़ है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सदस्य चुन लिए हैं। जो 3 सदस्य हैं उनके बारे में ये बताया गया है। छठवीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 6 न्यूज़ आज की है कि भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना की घोषणा की गई है। अब किसान संपदा योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। किसान संपदा योजना जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि MOFPI की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी कि PMKSY के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। परियोजनाएं लगभग 17 राज्यों में, कितने? 17 राज्यों में फैली हुई हैं, जिसमें लगभग 406 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की परिकल्पना जो है वो की गई है। उम्मीद किया जा रहा है कि रोजगार जो है वो इससे मिलेंगे। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2016 में MOFPI ने कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर या संपदा के विकास के लिए एक छत्र योजना शुरू की थी, जिसे 2016 से 20 की अवधि के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लागू करने का प्रस्ताव था। फिर क्या हुआ? फिर 2017 में संपदा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। यह जो योजना है यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब कि यह सेंट्रल की योजना है, किसी स्टेट की योजना ये नहीं है। और इससे बहुत सारे राज्यों को फायदा मिलेगा। तो छठवीं न्यूज़ क्या है? छठवीं न्यूज़ है किसान संपदा योजना की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। आज की अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दीप लगभग 22.23 लाख दीप जलाकर इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। और ये रिकॉर्ड जो था इससे पहले अयोध्या ने ही बनाया था और इस बार भी अयोध्या ने ही दीप जलाकर ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया था। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार बताया ये जा रहा है कि लगभग 15.76 लाख दीप जलाए गए थे और अयोध्या ने ही
इस साल 2023 में 22.23 लाख दीप जलाकर एक नया रिकॉर्ड, अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। और या उन्होंने सरयू नदी, जो अयोध्या में जो सरयू नदी है ना, कौन सी, सरयू नदी के किनारे एक साथ दीप जो है वो जलाए गए थे। दीप जलाना एक हिंदू परंपरा का हिस्सा माना जाता है। और दीपावली के बारे में आपको सबको पता होगा, जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करके वापस लौटे थे तो अयोध्या के लोग जो थे उन्होंने उनके आने की खुशी में दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस वजह से तब से जाके आज तक दिवाली का पर्व जो है वो मनाया जाता रहा है। ठीक है, अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है कि भारत अमेरिका के बीच इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए समझौता कर लिया गया है। देखो, इस समझौता के बारे में इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनोवेशन इकोसिस्टम समझौता किया गया है। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें जो जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, इनको कैसे एक तरीके से अप्रिसिएट किया जाए, कैसे इनको बढ़ावा दिया जाए, इन सब के बारे में मतलब ये इनिशिएट करेगा। और साइंस और टेक में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इसको कैसे बढ़ावा देना है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। यानी कि साइंस और टेक में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा कैसे देना है ये भी बताया जाएगा। उत्पादन और नवाचार में सहयोग करना, ये भी इस समझौते के तहत जो है दोनों देशों के बीच में किया जाएगा। और नए बाज़ारों में प्रवेश के लिए, मतलब नए इकोसिस्टम में, यानी कि एक तरीके से नए बिजनेस में कैसे इनिशिएट करना है, इन दोनों लोगों के बीच में समझौता वगैरह वही हुआ है। इन दोनों देशों के बीच में MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU पर हस्ताक्षर जो है वो किया गया है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए किन दो देशों के बीच अभी समझौता हुआ है। तो याद रखिएगा, इंडिया के बीच और USA के बीच जो है यह समझौता हुआ है। आज की 9वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 9वीं न्यूज़ क्या है? 9वीं न्यूज़ है कि कमज़ोर जनजातियों समूह के लिए कल्याण के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है। और उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है PMPVTG मिशन। इस मिशन में क्या किया जाएगा? इस मिशन के तहत लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह योजना जो है इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत कई और कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, जैसे PM जनजाति आदिवासी न्याय मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जनजातीय उद्यमिता विकास योजना और जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना। इससे क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत जो जनजातीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके बीच में शिक्षा के प्रसार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आजीविका के बारे में और सशक्तिकरण जो है, इन सबको बढ़ावा एक तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है इस योजना के तहत। और आज की अंतिम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अंतिम न्यूज़ है कि शीतल महाजन जो है, इन्होंने 21,500 फुट स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई हैं। इससे पहले इन्होंने 17,500 फुट की ऊंचाई पर अपनी पहली छलांग जो है वो लगाई थी। और इस समय क्या है, माउंट एवरेस्ट के सामने उन्होंने 21,500 फुट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि जो है वो हासिल की है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर किया है, तभी ये सबके बीच में आया। ये देखो, स्काई डाइविंग में होता क्या है, जहाज़ से आप ऊपर जाते हो, मतलब काफ़ी ऊंचाई तक जाते हो और वहाँ से आप जाके कूद जाते हो। ठीक है, वही स्काई डाइविंग होता है। तो ज़्यादा ऊंचे से जो वो करता है वो रिकॉर्ड बना लेता है, जैसे इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। तो आप याद रखिएगा। और ये जो शीतल महाजन जी जो है ना, ये पद्मश्री से सम्मानित इनको एक बार किया जा चुका है। ठीक है, और पद्मश्री के बारे में आपको पता है, ये हमारे भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो याद रखिएगा कि शीतल महाजन जी ने 21,500 फुट स्काई डाइव करने वाली पहली महिला जो हैं वो बन चुकी हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? और हाँ, याद रखिएगा कि हमारी पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, उसके 22 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के टोटल 98 वीडियोज़ हैं, उसको भी जाके आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।